नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी टेट में 6 to 8 में जो प्रीवियस ईयर 2013 में प्रश्न पत्र पूछा गया था उसको देखेंगे, क्या लेवल था, किस लेवल के प्रश्न थे। लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रीवियस ईयर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चंदायन के रचयिता कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी टेट पीआईटी हो चाहे जूनियर हो, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कीजिए और ध्यान से देखते हुए चलिए। तो चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। इसकी रचना कब की गई थी? मुल्ला दाऊद ने 1379 के आसपास इसकी रचना की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा डी, मुल्ला दाऊद। कब इसकी रचना की थी? 1379 में। रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना था। यह ग्रंथ कैसा है? तो यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। अगले प्रश्न को देखेंगे, एकदम आसानी से हम लोग देखते हुए चलेंगे। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। ये बेसिक जो हिंदी का है ये मैंने आपको करवा रखा है यूपी टेट के अंतर्गत, क्लासेस के अंतर्गत। आप लोग देखेंगे बिल्कुल 0 to फिनिश के लिए मैंने जो किया हुआ है हिंदी का, उसमें ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना जो झरना है 1918 को माना जाता है। किसकी रचना को? उसके बाद प्रथम प्रयोगशाला भी इनकी रचना को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है। तो इसमें कौन नहीं दिए गए? हमारे जयशंकर प्रसाद नहीं दिए हैं, तो फिर कौन हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत 1920। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद दिया होता तो जयशंकर प्रसाद सही हो जाता। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है झरना को, 1918 में जो प्रकाशित हुई थी, लेकिन नहीं दिए हैं ऑप्शन में। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? चलिए ये बताइए। तो ये मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुकुटधर पांडे को कहा जाता है, छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह को सही नाम क्या है या सही नाम क्या था? तो ये तार सप्तक था। क्या था? तार सप्तक था। 1943 के आसपास, ऐसा कह सकते हैं 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में, कौन से कवि? कवि अज्ञेय के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक में कवि कौन कौन से थे? तो अज्ञेय के बाद गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध प्रभाकर, नेमीचंद्र जैन तथा रामविलास शर्मा थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये मोहनदास नेमिसाई की है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2 भाग में मोहनदास नेमिसाई की आत्मकथा है। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1995 में प्रकाशित हुई थी। 2 भागों में है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इदन्नमम रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है भाई? बताइए भाई फटाफट। सही आंसर हो जाएगा डी, मैत्रेय पुष्पा। ये पुष्पराज वाले पुष्पा नहीं है, मैत्रेय पुष्पा जी हैं, महान कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है?
तो 100 अजान एक सुजान, ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक तो नूतन ब्रह्मचारी है और रहस्य कथा तथा धूर्त राशिकलाल, लेकिन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? 100 अजान और एक सुजान। दूसरा जो पूछा जाता है नूतन ब्रह्मचारी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ए। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई, क्यों आई? तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने की वजह से। सही आंसर हो जाएगा बी। गोदान 1936 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। मुंशी प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है ये अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा बी। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन सी हो जाएगी? रामचंद्रिका। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्रिका जो थी कब प्रकाशित हुई थी? 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए इसमें अध्याय कितने हैं? तो लगभग 39 अध्याय हैं इसमें। अगले प्रश्न को देखेंगे, ये किसका चरित्र वर्णन है इसमें? तो रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगद्र निष्पत्तः सूत्र किसका उदाहरण है? तो ये आचार्य भरत मुनि ने जो कहा हुआ है, रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है। तो ये किसका कथन है, किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि का सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, ए आंसर सही हो जाएगा। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, एकदम सही है। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। शुद्ध उच्चारण कराना, ये तो एकदम बेसिक है। तो डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे, जूनियर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2011 से 2025 के बीच में, साइंस वर्ग के और सामाजिक अध्ययन वर्ग के सभी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये कक्षा अभिनय प्रणाली। ए आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? चलिए देखते हैं भाई कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी। बी आंसर सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं, जो मैंने उच्चारण स्थान के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। सिर्फ एक वीडियो में सभी उच्चारण स्थान सूत्रों के माध्यम से समझाए हैं मैंने। लतुलशनाम दंता, ली और ता वर्ग जो आएंगे वो कहाँ से उच्चारण होगा? दंत से होगा। तो ता कहाँ दिया है? सी में दिया गया है। सी आंसर सही हो जाएगा, लतुलशनाम दंता। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर सही हो जाएगा। दुग्ध का तद्भव अगर पूछा जाएगा तो दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। चलिए ऊंट ये तद्भव ही है, इसका तत्सम क्या होगा? ओष्ट्र होगा। काठ का काष्ठ होता है, मैं लिख देता हूं। चलिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये काठ का काष्ठ हो जाता है और काम का कार्य होता है। ये सभी तद्भव है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं। तो कौन से हैं पहले आने वाले शब्द? अब इनमें देखिए, जब आप लिख करके देखेंगे तो वक्त सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? वक्त आएगा।
चलिए आप लोग लिख करके देख लीजिए। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो चलिए उसको आप लोग देख लीजिए। शेष यहाँ पे मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसके लिए उतना ही सॉल्व करवाऊंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? मुमुक्षु। इसको लिख लीजिए आप। अगले प्रश्न को देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है? अंगः, ये जो आता है ये किस वर्ण से पहले आता है? तो जो शब्द दिए गए हैं इनमें आपको बताना है। तो आ छोटा मान लीजिए इस वर्ण से पहले आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उपकार को न मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उपकार को जो नहीं मानता है उसके लिए हम लोग कृतज्ञ कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल किसका है? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला? तो जो ताजमहल है ये स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सभी लोग देखते रहिए, जो किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। जो जूनियर का है 6 to 8 2013 में ये पूछा गया था। व्यक्ति को किंकित विमूढ़ बना देती है, यहाँ पे क्या शब्द आएगा? चलिए बताइए भाई फटाफट। तो क्या आंसर हो जाएगा? दुविधा। दुविधा व्यक्ति को क्या करती है? किंकित विमूढ़ बना देती है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में जब इसको आप अलग अलग करके देखेंगे तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सौदेश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता, ये तो होगा, लेकिन अशुद्धता नहीं होगा, या शुद्धता होना चाहिए। और हमसे क्या पूछा है? नेगेटिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी को टिक कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखेंगे। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। किसकी है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कांच सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, जन जाना हो मनुमाना हो, ये जिसमें आते हैं क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। एकदम ट्रिक है इसकी। अमिया हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। किसी कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो ये रीतकालीन कवि रसलीन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सही आंसर हो जाएगा। रसलीन कहाँ दिए भाई? देखिए, तो ये बी में दिए हैं। बी सही हो जाएगा। रसलीन की है ये। अगले प्रश्न को देखेंगे। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है, ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन चरित्र है। बी आंसर सही हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। लगभग अंतिम प्रश्न पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती एक सरकारी सीट पे हमारा हक होगा ही होगा, आप बस भरोसा बनाए रखें। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का वर्ग निकाला और अपने कालचक्र नामक पुस्तिका में लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। जो लोग भी प्रीवियस ईयर यूपी टेट 2015 से 2025, सी टेट 2015 से 2025, यूपी टेट के अंतर्गत जूनियर वर्ग, साइंस वर्ग और सामाजिक वर्ग दोनों के प्रीवियस ईयर 2011 से 2025 तक जो भी पेपर हुए हैं
सभी चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, और प्रीवियस ईयर 60% आपको एग्जाम पास करा ही देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अंतिम प्रश्न को देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। प्रीवियस ईयर जो लोग भी देखना चाहते हैं, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।